तो सर्वांग समता और समरूपता और साथ ही साथ त्रिभुज के जो आधारभूत नियम हैं, जो त्रिभुज के संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आवश्यक होते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। और फिर इसके साथ ही साथ वृत्त से संबंधित नियम और आयत से संबंधित यानी चतुर्भुज से संबंधित नियमों को पढ़ करके हम ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे जो परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो सबसे पहले सर्वांग समता पढ़ते हैं। सर्वांग समता क्या कहलाती है? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं एवं तीनों कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तो इन्हें हम सर्वांग सम कहते हैं। इन त्रिभुजों को हम सर्वांग सम कहेंगे। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। जिस प्रकार से ये दो त्रिभुज हैं, देखिए एक ये त्रिभुज रहा और एक ये त्रिभुज रहा। तो मान लीजिए इसमें ये कोण है जो 60 डिग्री है, इसमें भी 60 डिग्री है और इसमें ये भुजा 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। इसमें 4 सेंटीमीटर है, इसमें भी 4 सेंटीमीटर है और इसमें भी 8 सेंटीमीटर है ये भुजा, इसमें भी 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें कोण 60 डिग्री है, इसमें ये 60 डिग्री है। तो और यहाँ ये कोण मान लीजिए 40 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे ये 40 डिग्री एंगल है। तो ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम कहलाएंगे। इनका नाम दे देते हैं त्रिभुज ए बी सी और इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे त्रिभुज जिन्हों के सभी अंग समान हों उनको सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग समान यानी सर्वांग सम कहलाते हैं वो त्रिभुज इसमें कोण भी बराबर हैं, तो भुजाएं भी बराबर हैं, तो उसको हम सर्वांग समता या सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुज जैसे लिख सकते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का चिन्ह इस प्रकार से बनता है, त्रिभुज पी क्यू आर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। समरूपता या समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? सिमिलरिटी। तो देखिए ऐसी आकृतियां जो ऐसी कोई भी त्रिभुज हो सकते हैं, वृत्त भी हो सकते हैं, जो जिनका आकार सेम हो लेकिन परिमाप उनका अलग अलग हो। परिमाप जरूरी नहीं कि परिमाप समान हो, परिमाप अलग भी हो सकता है, लेकिन उनकी जो आकृति है वो समान होती है, उसको हम समरूप कहते हैं। त्रिभुजों के या वृत्तों के या आकृतियों के इस गुण को हम समरूपता कहते हैं। जिस प्रकार से ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज लेते हैं, एक ये त्रिभुज रहा, ये ट्रायंगल रहा एक, और ये छोटा सा ट्रायंगल बना लिया हमने। तो ये जो त्रिभुज हैं दोनों, ये त्रिभुज समरूप हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं हैं, क्योंकि इनकी आकृति एक जैसी हैं परंतु इनके परिमाप एक जैसे नहीं हैं। इसलिए ये त्रिभुज समरूप तो हैं, कह सकते हैं हम कि समरूप हैं, लेकिन त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। और भी हम कह सकते हैं, परीक्षा में लॉजिक पूछे जाते हैं, कहा जा सकता है कि सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, यानी कि सभी वृत्तों की जो आकार उनका होता है वो गोल होता है, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। और त्रिभुज ये दोनों समरूप हैं, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर ए बी सी, इनका नाम दे दिया हमने। तो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त क्या है, इसकी क्या स्टेटमेंट है इसका? तो देखिए, ऐसे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों, संगत कोण बराबर हों,
वो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। जिस प्रकार से इसका ये कोण 40 डिग्री है तो इसका ये कोण भी 40 डिग्री हो, तो और इसकी संगत भुजा कैसी हो, अनुपातिक हो। इस प्रकार से वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जिस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हों, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में हों, ऐसे त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं भी अनुपातिक हों तो उसको हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि देखिए, हम इसको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, या इसको PQ भी कह सकते हैं, पहले PQR है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इसके इक्वल में हम इसकी संगत भुजाएं ले सकते हैं। भुजा PQ का स्क्वायर बटे भुजा, इसकी संगत भुजा कौन सी है, AB का स्क्वायर, या फिर इसके बराबर में ले सकते हैं हम भुजा QR का स्क्वायर बटे भुजा, इसकी संगत कौन सी है, BC। भुजा PQ की संगत है AB, भुजा QR की संगत है BC, बराबर भुजा PR स्क्वायर, इसकी संगत है PR की संगत है भुजा AC का स्क्वायर। तो देखिए, यदि हमें इनको समरूपता में प्रदर्शित करना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, त्रिभुज PQR समरूप, समरूप का चिन्ह ऐसा है, इस संकेत से प्रदर्शित करते हैं, समरूप त्रिभुज ABC, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि इसका शीर्ष लंब, इसमें लंब नहीं, कहीं 90 डिग्री का कोण नहीं है, तो एक हम लंब खींच सकते हैं। किसी भुजा के साथ जो रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है इसको हम लंब कहते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं हम PN, और इस पर से लंब हमने खींचा, इसको भी शीर्ष लंब कहेंगे। इसकी शीर्ष से एक लंब डाला भुजा BC पर तो इसको शीर्ष लंब कहेंगे, तो इसको नाम दे देते हैं हम AD। तो मान लेते हैं यदि हम कि AD और PN दो शीर्ष लंब हैं, जब दोनों PN व AD शीर्ष लंब हैं, PN व AD शीर्ष लंब हैं, तो हम लिख सकते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इसके जो शीर्ष लंब हैं इसका PN का स्क्वायर बटे DN का AD का स्क्वायर, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है लंब केंद्र, सबसे पहला लंब केंद्र है। और लंब केंद्र किसे कहते हैं, जब त्रिभुज के तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं तो उसे लंब केंद्र कहते हैं। सबसे पहले तो लंब को समझते हैं हम। ये एक त्रिभुज है मान लीजिए, और इस त्रिभुज को हम देखते हैं, इसका लंब केंद्र समझते हैं पहले। तो इसमें इस त्रिभुज का ये शीर्ष है, इस शीर्ष से इस भुजा पर ये जो लंब डाला गया है
यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये इस भुजा पर लंब है। इसका नाम दे देते हैं त्रिभुज का ABC। अब हम ये लंब है, ये इसका नाम दे देते हैं, बाद में नामकरण कर देंगे। BC भुजा पर लंब ये खींच दिया गया। मान लीजिए यहाँ पे D है तो AD रख देंगे, इसका नाम AD लंब है। यानी यदि जिस भुजा के साथ कोई भी किरण हो, कोई रेखाखंड हो, 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसको हम लंब कहते हैं, उस भुजा पर उसको लंब माना जाता है। तो इसका नाम दे देते हैं हम D दे देते हैं। AD क्या है? BC भुजा BC पर लंब है। अब देखते हैं हम इसी प्रकार से इस बिंदु से एक लंब खींचते हैं हम। यहाँ भी मान लीजिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये कि यहाँ से लंब खींचते हैं। यहाँ पर भी मान लीजिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से ये लंब, तीनों लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये मान लीजिए वो बिंदु O है, इसका नाम दे देते हैं E, इसका नाम दे देते हैं F। तो ये सभी लंब एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए त्रिभुज का इसी केंद्र को हम त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें लंब केंद्र पर बने कोण, जिनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और लंब केंद्र पर बने कोण, त्रिभुज बनाना पड़ेगा सबसे पहले। मान लीजिए त्रिभुज रहा, और इस त्रिभुज का नाम हमने ABC दे दिया। और इस पर लंब डालते हैं हम। फिर से मान लीजिए हम इसके शीर्ष से इस पर लंब डाला, और इस पर यहाँ से लंब डाला, और शीर्ष से यहाँ पर लंब डाला। तो देखिए ये लंब है, और ये रहा लंब केंद्र, नाम O दे दिया। अब हमें इस पर बने कोणों की गणना करना है कि इसमें किस प्रकार के कोण बनते हैं। तो सबसे पहले नाम देते हैं ABC, यहाँ पर D दे देते हैं, इसका नाम E, और इसका F नाम दे देते हैं। तो इस पर बने कोणों की गणना करना है, कौन पे किस प्रकार के कोण बनते हैं। तो याद रखना, कोण BOC, कोण BOC, कोण BOC, और इसके साथ BOC में कोण A जोड़ दिया जाए तो टोटल इन दोनों का योग कितना निकलेगा? 180। और कोण AOC, कोण AOC, देखिए AOC, अभी हमने लिया BOC, कोण BOC में प्लस कोण A कर दिया, एक पल इसका योग आएगा टोटल 180 डिग्री। और कोण AOC, कोण AOC में हमने कोण जोड़ दिया प्लस B कोण को जोड़ देंगे तो इसका भी योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा।
और कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी में, कोण ए ओ बी में कोण प्लस सी जोड़ देंगे तो इसका टोटल भी 180 निकलेगा, 180 डिग्री निकलेगा। हाँ देखिए, अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज मान लीजिए यही है, इसमें लंब केंद्र अंदर की ओर होता है। और जो समकोण त्रिभुज है उसमें लंब केंद्र कहाँ होता है। देखिए इसका लंब केंद्र ये रहा, इसको हम पढ़ रहे हैं, केंद्र 4 प्रकार के पढ़े अभी हमने। तो न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र अंदर की तरफ रहता है और समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें जो लंब केंद्र होता है ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कर्ण था, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम डी दे दिया हमने, डी दे दिया। तो इसका जो लंब केंद्र होगा समकोण त्रिभुज में, लंब केंद्र जो होता है उस शीर्ष पर बनता है जहां 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा था, यहाँ पर। तो इसका लंब केंद्र कहाँ है, यहाँ पर। तो हम ध्यान रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, वहाँ उस शीर्ष पर होता है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें यहाँ पे है। याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ये BC आधार है, ये कर्ण था पूरा। जब इस पर हमने लंब नहीं डाला था, अब इस पर लंब डाल दिया हमने, तो BD की लंबाई कितनी है, इस BD की शीर्ष लंब की लंबाई कभी कभी पूछ ली जाती है। तो इस शीर्ष लंब की लंबाई को हम इस याद रखना हमेशा कि ये BD है, शीर्ष लंब है। तो BD इज इक्वल टू, इसको हम निकालने के लिए AB गुणे BC अपॉन AC, यानी कि यदि हमें BD की लंबाई चाहिए तो BD इज इक्वल टू AB गुणे BC अपॉन AC। इस फॉर्मूला को लगा देंगे हम, तो हमें समकोण त्रिभुज में जो शीर्ष लंब डलता है, फिर से ध्यान रख लीजिए, ऐसा बार बार प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कोई समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज रहा। फिर से देखिए, इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ये कभी कभी इस पर शीर्ष लंब डला होता है, इस प्रकार की आकृति आती है। तो कभी इसकी लंबाई दी जाएगी आपको, तो इस तरफ टोटल का एरिया पूछा जाएगा आपसे। तो किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इसमें हमने नाम दे दिया इसको ABC, उसका नाम D। तो BD की लंबाई की हमको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। इसके आधार की लंबाई पाइथागोरस से निकाल लेंगे हम, लंब की भी निकाल लेंगे पाइथागोरस से, कर्ण की भी निकाल लेंगे। लेकिन BD की लंबाई निकालने के लिए हमें समस्या खड़ी हो जाती है, जिसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला फिट कर देंगे, उसमें निकल आएगी। तो लंब केंद्र अभी हमने, तो इस प्रकार से न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो होता है वो त्रिभुज के अंदर की ओर होता है, और समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो होता है वो शीर्ष पर होता है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आता है अधिक कोण त्रिभुज में। अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, तो अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र बाहर होता है, त्रिभुज के बाहर होता है। अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो बाहर होता है, त्रिभुज के। त्रिभुज के बाहर होता है। आगे पढ़ते हैं हम, अभी लंब केंद्र पढ़ चुके हम। अब पढ़ते हैं दूसरा प्रकार इसका केंद्र का, वो है अंतः केंद्र। पहला लंब केंद्र पढ़ लिया हमने, और लंब केंद्र के साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि जो लंब केंद्र है तो उसमें बने कोणों की स्थिति क्या होती है, और फिर ये पढ़ा कि न्यून कोण में उसकी स्थिति क्या होती है, समकोण में क्या होती है और अधिक कोण में क्या होती है। अब पढ़ते हैं हम अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र किसे कहते हैं, देखिए, यदि कोई त्रिभुज है,
अंतः कोण का निर्माण कैसे होता है और अंतः कोण किसे कहते हैं। तो यदि कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, अगर उसको हमें अंतः केंद्र बनाना है तो इस त्रिभुज, ये कोण है त्रिभुज ए बी सी, कोण ए कोण बी कोण सी है, तो कोण ए का अर्धक लेना पड़ेगा। अर्धक का मतलब यानी ये कोण ए है जो 60 डिग्री का है, तो इसका अर्धक कितना कहलाएगा आपका 30 डिग्री। और कोण बी मान लीजिए 80 डिग्री का है, तो इसका कोण आधा अर्धक क्या कहलाएगा 40 डिग्री। और ये मान लीजिए 40 डिग्री का है, तो इसका कोण अर्धक कहलाएगा 20 डिग्री। तो इस प्रकार से यदि हमको अंतः केंद्र प्राप्त करना होता है हमें, तो हमें इनके कोण अर्धक प्राप्त करना पड़ते हैं। इनको यदि हम कोण समद्विभाजक भी बोलते हैं, तो कोण अर्धक प्राप्त करना है हमको तो चांदे की सहायता से प्राप्त करने पड़ते हैं। यहाँ पर हम चांदा रखते हैं, और जैसा कि सभी लोग मापना तो जानते ही होंगे, हमें आशा है। तो यहाँ पर चांदा रखेंगे, चांदा रख करके और हम इस पर 40 डिग्री पर यहाँ पर टिक लगा लेंगे, तो यहाँ पर इस रेखा को मिला देंगे 40 डिग्री से, तो इस प्रकार से आकृति ये प्राप्त होगी। इस कोण अर्धक एक ये प्राप्त होगा, इसको कोण अर्धक भी कह सकते हैं हम, कोण समद्विभाजक भी कह सकते हैं। और ये कोण अर्धक ये प्राप्त होगा, और कोण ए का अर्धक 30 डिग्री वाला ये प्राप्त होगा। जहाँ पर ये तीनों कोण अर्धक यानी कोण समद्विभाजक मिलेंगे, उसी को हम अंतः केंद्र कहते हैं, त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। इसी अंतः केंद्र के माध्यम से हम अंतः वृत्त भी बना सकते हैं, और ये आपके सिलेबस की बात नहीं है, इसमें अंतः केंद्र अंतः वृत्त भी बनाया जाता है। अब देखिए तीसरा केंद्र होता है जो उसको बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र कैसे प्राप्त होता है, देखिए त्रिभुज जो होता है, ये मान लीजिए त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की ये भुजा है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा हमें कि इस भुजा के आधे पर हमको लंब समद्विभाजक यानी भुजा को समान 2 भागों में भी बांटना है और लंब खींचना है यहाँ से, और इसका लंब समद्विभाजक और इसका भी लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि पहले तो हम उस भुजा को आधा करना है, यानी 8 सेंटीमीटर है, उसके 4 सेंटीमीटर पर टिक लगाना है। इसके साथ हमें चांदी की सहायता से 90 डिग्री एंगल मापना है कि 90 डिग्री एंगल कहाँ बैठता है। तो 90 डिग्री पर फिर हमें इस पे और रेखा खींचेंगे 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री वाली खींचने पर ये दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पे काट रही हैं एक दूसरे को। तो ये दोनों भी ले सकते, इसको भी ले सकते दोनों को। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं लंब समद्विभाजक एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो केंद्र का निर्माण होगा उसको हम परिकेंद्र कहेंगे। इसको परिकेंद्र कहते हैं। देखिए इसमें भी स्थितियाँ होती हैं। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो है त्रिभुज के अंदर बनता है, और समकोण त्रिभुज होगा तो यही परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनेगा, और यही त्रिभुज यदि त्रिभुज अधिक कोण होगा तो परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनेगा। ये त्रिभुज पर डिपेंड करता है कि त्रिभुज किस प्रकार का है, न्यून कोण है, अधिक कोण या समकोण है। और इसके बाद पढ़ते हैं हम परिकेंद्र हो गया। आप केंद्रक पढ़ते हैं तो केंद्रक जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले, केंद्रक कि यदि ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मध्यकाएं हैं और मध्यकाएं आपस में जहाँ पे मिल रही हैं उनको हम परिकेंद्र, उसको परिकेंद्र कहेंगे। जहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं मध्यकाएं
तो यहाँ पर केंद्रक का निर्माण हो गया, उसको हम केंद्रक कहेंगे। इस प्रकार से त्रिभुज के आधारभूत नियम, जो त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चनों को हल करने के लिए जो नियम की ज़रूरत थी उन्हें हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे वृत्त से संबंधित नियमों